वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएमए प्राची। तो गाइज हम लोग सीएफआर सब्जेक्ट का आज डिस्कस करने वाले हैं। ये सीएमए फाइनल का है। ठीक है गाइज, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का आखिरी चैप्टर। गाइज आप बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर पा रहे होंगे कि हम लोग गवर्नमेंट अकाउंटिंग का आखिरी पॉइंट में फाइनली पहुंच गए, मतलब आखिरी लेक्चर रहेगा ये आज का। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसको बताते हुए कि फाइनली हमारा चैप्टर खत्म हो गया। गाइस देखो, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ ना, तो मुझे भी ना क्रिस्प वीडियो पसंद आती है, मतलब शॉर्ट वीडियोस और उसमें सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। बट गाइस समझाते समझाते ना मुझको रियलाइज हुआ कि यार अगर तुमको अच्छे से समझना है ना तो छोटे वीडियो में नहीं समझ में आता, वो डिटेल में समझाना ही पड़ता है। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज हम लोग गवर्नमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, इसको बोलते हैं IGFRS, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IGFRS। गाइज आप सोच रहे होंगे कि यार कितना स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, अभी इतना सारा स्टैंडर्ड पढ़े फिर आप ये नया चीज क्या बता रहे हो मैम, प्लीज मैम बताइए ना करके। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने जितना भी गवर्नमेंट अकाउंटिंग में पढ़ा है ना, तो वो सब कैश बेसिस में मेंटेन होता है। बट हमेशा कैश में कोई भी काम करना था पॉसिबल नहीं ना। जब अपने पास अधूरी वो क्या बोलते हैं क्रेडिट फैसिलिटीज रहती हैं, तो अपन कैश में उतना मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता ना ऐसा। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला स्टैंडर्ड लाया गया है, ताकि हम लोग कैश और अक्रूवल दोनों प्रिंसिपल्स को लेके साथ में चल सकें। ठीक है गाइस, तो मैं आपको इसका ओवरव्यू तो दे दी हूँ। अब अपन थोड़ा बुकिश में लाइन बाय लाइन पढ़ के ये थोड़ा लिखने के हिसाब से, याद करने के हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो चलो ये जो स्टैंडर्ड है वो डेवलप किया गया अक्रूवल सिस्टम के अकाउंटिंग के लिए गवर्नमेंट में। ठीक है गाइस, उसके फिर अक्रूवल बेस में अपन को यार है बहुत सारे इसमें स्टैंडर्ड्स, बट अपन को बहुत कम कम शॉर्ट शॉर्ट में दिया है सीएमए फाइनल में, और मैं बहुत खुश हूँ। कम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये फर्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो पहला है कि ये प्रिस्क्राइब करता है गाइस, देखो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको क्या समझ में आएगा कि कोई मैनर ही बताएगा ना कि किस टाइप से हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो गवर्नमेंट का उसको अपन को प्रेजेंट करना है अक्रूवल बेसिस में गाइस। ठीक है, क्योंकि अक्रूवल है और इसमें सारी रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो जाए। ठीक है, और ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे जिसमें अपन को मिनिमम रिक्वायरमेंट ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है वो अक्रूवल बेसिस में हो जाए। उसके बाद फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सेकंड है गाइस। ठीक है, तो आपको अब लर्न करने का ज्यादा कुछ है नहीं, इजी इजी चा एकदम ये वाला पॉइंट तो है ना, तो मैं इसका एक साथ ही लास्ट में रिवीजन कराऊंगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट में ये है कि जो स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है अपन को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर पीपी। ठीक है गाइस, पीपी के लिए बताएगा ये सेकंड वाला, जिसमें अपन को जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, वो जो भी इंफॉर्मेशन रहता है ना, एंटिटी की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर क्या इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इक्विपमेंट में क्या इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये सब पता चलता है। ठीक है, इनका प्रिंसिपल इशू ही रहता है कि पीपी का कौन से टाइम पे अपन रिकॉग्नाइज करें। मतलब अपन कभी कभी कोई कोई चीज ना ऐसे क्रेडिट पे खरीदते हैं, तो उस समय खरीदे, या जब पेमेंट हो रहा है तब खरीदे, जब पुट टू यूज हो रहा है तब करे, पुट टू मतलब खरीद के ला के रख लिए, इंस्टॉल नहीं हुआ है, मतलब ऐसे बहुत कंफ्यूजन होता है ना रिकॉग्नाइज करने में। तो वो टाइमिंग ऑफ रिकॉग्नाइज के लिए ये स्टैंडर्ड बना गया है। ठीक है, अपन डेप्रिसिएशन कब लगाएंगे, चार्जिंग कैरिंग अमाउंट क्या रहेगा, इम्पेयरमेंट लॉस क्या रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर इसका मेन फोकस रहता है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड है ना वो बताता है अपन को कि इंडियन रिक्वायरमेंट ऑफ कैसे, मतलब स्टैंडर्ड जो हमको आया है ना, वो स्टैंडर्ड को अपन कैसे अडाप्ट कर पाए। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट नेक्स्ट जो है रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स। देखो एक्सचेंज से तो मेरे को हमेशा फॉरेन एक्सचेंज ही याद आता है गाइस। ठीक है, तो हम लोग इसमें यही पढ़ने वाले होंगे शायद, चलो देखते हैं क्या है। ठीक है, द स्टैंडर्ड ले डाउन इन अ प्रिंसिपल टू फॉलो फॉर द रिकग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम एक्सचेंज ट्रांजेक्शन बाय द गवर्नमेंट एंटिटी फ्रॉम एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग टू द ट्रांजेक्शन एंड अदर एंटिटी फॉर रिकग्नाइजेशन व्हेन दे अकर। गाइस देखो, जब ना प्रिंसिपल हम लोग को ये बताता है कि हम कैसे रिकॉग्नाइज करें और कैसे मेजर करें उन रिवेन्यूज को जो कि एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स में हुए हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट एंटिटी एक्सचेंज की अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग में, तो उसको रिकॉग्नाइज कैसे करना है गाइस, हम लोग का ना मेन मकसद ही इसमें रिकॉग्नाइज करना ही होगा, क्योंकि यार कैश बेसिस में तो तब करेंगे ना जब पैसा मिल रहा है, पैसा जा रहा है। बट अब तो अक्रूवल आ गया है, तो अक्रूवल अपने साथ प्रॉब्लम लेके आता है रिकॉग्नाइज करने की, तो रिकॉग्नाइज 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 ही करते रहेंगे हम लोग पूरे 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 इस टॉपिक में। ठीक है, तो वही बताना है हम लोग को कि कब करना है। ठीक है गाइस, उसके बाद फिर ये वही फ्रेमवर्क है और ये सब फालतू की बातें लिखी हैं। फिर नेक्स्ट इन्वेंट्री। इन्वेंट्री वाला स्टैंडर्ड जो रहेगा वो हमको क्या बताएगा कि ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेंट्री कैसे करना है अपन को। ठीक है, उसके फिर अमाउंट ऑफ कॉस्ट रिकग्नाइज एज एन एसेट एंड कैरी
फॉरवर्ड अंटिल द रिलेटेड रेवेन्यू आर रिकॉग्नाइज। ठीक है गाइस, इसका प्राइमरी इश्यूज ये है कि वो अकाउंटिंग, जो अपन अकाउंटिंग कर रहे हैं इन्वेंट्रीज का, इन अमाउंट ऑफ कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज, मतलब अपन क्या कॉस्ट इसकी रिकॉग्नाइज करेगा इस। ठीक है, अमाउंट अमाउंट ऑफ कॉस्ट कैसे रिकॉग्नाइज करे, कोई एसेट का कैरी फॉरवर्ड करे अंटिल द रिलेटेड रेवेन्यू और रिकॉग्नाइज। ठीक है गाइस, उसके बाद फिर हम लोग को देखना है कि जो स्टैंडर्ड है वो प्रोवाइड करता है कि कॉस्ट को डिटरमाइन कैसे करना है, अपन को डिटरमाइन कैसे करेंगे और उसके बाद फिर उसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। ठीक है, खर्चे होते हैं इतने सारे। ठीक है, तो उसको अपन हिस्टोरिकल कॉस्ट में करें, नेट रियलाइजेबल वैल्यू में करें, किस में करें, ये हमको बताएगा स्टैंडर्ड। ठीक है गाइस, इसमें अपन को एक्चुरियल एक्रूवल प्रिंसिपल रहेगा अकाउंटिंग का, जो बोथ स्टेज पे काम आता है। ठीक है, उसके बाद फिर